बांग्लादेश को आज़ादी 16 दिसंबर को मिली थी, हमें आज़ादी 17 दिसंबर को मिली थी। शेख हसीना जी से पहले कुछ तक 10-15 दिन पहले मैसेज मीटिंग का हुआ था। परमात्मा से करता हूँ उनको सेफ रखे। किसी लफ्ज़ के अंदर, शब्द के अंदर मदद लिखा हुआ है, जिंदगी से मौत तक का, मैं उनके साथ। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे विश्व की नज़र इस वक्त बांग्लादेश पर है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना जी इस वक्त बांग्लादेश छोड़कर भारत में मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ नोएडा की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1971 में जो युद्ध था उस वक्त शेख हसीना के परिवार को बचाया था, और उन जिनका नाम है अशोक तारा जी, जो कि जिन्हें वीर चक्र भी मिल चुका है, वो सम्मानित हो चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उस टाइम पे क्या कुछ हुआ था और किस तरह से उन्होंने हसीना जी के परिवार को बचाया था। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यह होगा कि जो 1971 वाली जो लड़ाई थी, वो उस समय आपने उनके परिवार को कैसे बचाया था? इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश की आज़ादी की या लिबरेशन वार के अंदर मैं मार्च 71, जबकि शेख मुजीब ने बांग्लादेश का आज़ादी का नारा दिया था, मैं तब से इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और इस वक्त जबकि लिबरेशन वार 4 दिसंबर को हुई थी, तब तक मैं काफ़ी बांग्लादेश की जो ट्रेनिंग थी, उनका जो कैंप था, उस सब के साथ मैं रहा। और उनके साथ मैं ईस्ट पाकिस्तान, जब उसका नाम था, तो मैं उसके अंदर भी गया। सबसे पहले मैं मिजोरम में था, सबसे आगे मेरी पोस्ट थी दीमागिरी, और वो जो दीमागिरी थी उसके आगे कर्नाफली रिवर था, उधर अपोजिट ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब ये रिफ्यूजी आने शुरू हुए तो मुझे हुक्म मिला कि आप इनको कैंप लगाइए, इनका लुक आफ्टर करिए, और जो यंग ब्लड और जो और भी जाना चाहता है उसको ट्रेनिंग दीजिए, और वो पाकिस्तान में जाकर, ईस्ट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर फायर करे, उनको को भी बर्बाद करें। तो मैंने ट्रेनिंग दी, और 2 बार मैं जो है ये ट्रेनिंग की हुई थी, इनके साथ मुक्ति वाहिनी कहते हैं, उनके साथ मैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गया। और एक बार मैं अम्बुश में हुआ था, जिसमें मेरा एक जीसीओ की डेथ हो गई थी, मारा गया था, और एक जवान जख्मी हुआ था। तो हम किश्ती में थे, तो रिवर पार करके आए, और उसके बाद हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ख़राब होने शुरू हो गए। तो हमको जो है वहाँ से मूव करा के अगरतला लाया गया। जब अगरतला में लाए तो वहाँ पर ये लिबरेशन वार शुरू होने से पहले मुझे 2 बड़ी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। एक तो इतनी बड़ी नहीं थी, जो साउथ ऑफ अगरतला के अंदर एक श्रीनगर एरिया था, पोस्ट थी। जब पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे होने शुरू हुए तो मुझे हुक्म मिला, आप वहाँ पर जाकर उसको रीइंफोर्स करिए। जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने फायर वगैरह किया, मेरे जवान जख्मी हुए, लेकिन रात के अंदर हमने अपने आप को तैयार किया। और 2-3 दिन के बाद वहाँ पर एक धार्मिक दिन था उनका, तो उन्होंने सोचा, क्योंकि हमने कोई शुरू में कार्रवाई नहीं की 2-3 दिन, कि हम कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वही ऐसा मौका था जो मैं ढूंढ रहा था। और जैसे ही दिन हुआ, मैंने एमएमजी, मोर्टर, जितने भी फायर थे, वो साथ खुद साइड पे जाके उनके ऊपर फायर किया, रेड किया, और उनके ऊपर जख्मी हुए। तो और वो जो अपना धार्मिक दिन मना रहे थे, वो भी नहीं मना सकते थे। तो उन्होंने पहली दफा शायद सफेद झंडा मुझे दिखाया। पहले तो मैंने हरकत नहीं की, जब उन्होंने बार बार बोला भी, तो उनको आकर मैंने बुला के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर उनसे बात की। उन्होंने कहा, खुदा का, अल्लाह का है कि हम आप पे फायर नहीं करेंगे, आप हमें मत करने दो, हमें अपना ना मैं किसी मुक्ति वाहिनी या रिफ्यूजी कैंप पे हम फायर करेंगे।
तो इसी माफिक हम वहां पर रहे और कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने अगरतला के नॉर्थ में वहां बड़ा हमला कर दिया और वो हमला छोटी मुक्तिवानी हमले से ब्रिगेड के हमले तक पहुंच गया और दोनों तरफ हैवी कैजुअलिटी हुई। उसका नाम था, जो दिया गया है कि डलाई टी गार्डन, बैटल ऑफ डलाई टी गार्डन, वो जो था टी गार्डन था। और जब कैजुअलिटी हुई तो हम मेरी बटालियन को, जो कि 14 गार्ड वो थी, उसको रीइंफोर्स के लिया और हमला करके पकड़ने के लिए बोला। मैं भी उसको बाद में ज्वाइन किया और मुझे वहां की फैक्ट्री जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो दिया गया और हमने उसको कैप्चर किया। और उसके बाद वहां से कैप्चर करने के बाद मेरी बटालियन अगरतला वापस आ गए। तब तक पाकिस्तान की हरकत वेस्ट पाकिस्तान की तरफ भी थी और ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पर भी काफी हरकत हो गई थी और किसी टाइम भी हमला हो सकता था। इस नजर को देखते हुए हमारी बटालियन 14 गार्ड्स को यह हुक्म मिला कि आप अगरतला से आगे 5 किलोमीटर अंदर एक रेलवे स्टेशन है, गंगा सागर रेलवे स्टेशन। वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी क्योंकि एक तो रेलवे लाइन को डोमिनेट करता था, दूसरा कोमिला से जो हाईवे जाता था उसको भी वो डोमिनेट करता था। तो वो जो गंगा सागर है वो एक अपनी ही तरह की लड़ाई थी। हमने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया। 2 कंपनी का अटैक पहले हुआ, उसमें अल्फा कंपनी कमांडर मैं था, जो कि रेलवे लाइन के साथ ईस्ट की तरफ थी, और बाएं तरफ जो कंपनी कमांडर था वो मेजर ओपी कोहली थे। हम दोनों रेलवे लाइन के साथ चले। मैं अपनी कंपनी को लीड कर रहा था। जो सबसे पहला बंकर आया तो उनको नहीं उम्मीद थी कि भारतीय फौज यहां आ सकती है, तो उन्होंने बोला कौन है, आवाज सुनी तो मेरे साथ मेरा एक जेसी था सुविधा शाह सिंह, उसने बोला बाहर आके निकलो, फिर देखो। वो समझ गए, उन्होंने फायर किया। सुविधा शाह सिंह जख्मी हुए, गिर गए। मैंने एकदम पोजीशन लिया। मेरे पास मॉल्टो कॉकटेल, जिसको आमतौर पर पेट्रोल बम बोला जाता है, वो मैंने निकाला और बंकर के ऊपर फेंक दिया। बंकर में आग लग गई। साथ ही मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला और बंकर के अंदर डाल दिया, जिससे बंकर जो उड़ गया और जो उसके अंदर थे वो मारे गए। सिवाय 2 पाकिस्तानी जो जख्मी हो गए थे वो एमएमजी फायर कर रहे थे ये, और मेरे जवानों को जख्मी कर रहे थे। तो मैंने कराल करके एमएमजी के पास गया और उसको मैंने बाहर खींच लिया। जब ये एमएमजी किया तो फायर रुक गया और दोनों पाकिस्तानी भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ जो जवान थे उन्होंने उनको मार दिया। इसी दौरान बाएं तरफ जो ब्रेवो कंपनी ओपी कोहली के नीचे थी, उसको लीड कर रहे थे लांस नाइक अल्बर्टिका, वो जख्मी हो गए थे। फिर भी एक एमएमजी जो ने हमारा एडवांस रोक लिया था, अटैक रोका था, वो कैजुअलिटी कर रहे थे, उन्होंने आगे बढ़े। फिर भी पाकिस्तान फायर किया, वो दोबारा जख्मी हो गए, लेकिन वो किसी तरह कराल करके वो जो पाकिस्तानी एमएमजी जो उनके ऊपर वो हमारे पर फायर कर रही थी, उसके नजदीक पहुंचकर खड़े होकर उन्होंने उसके अंदर हैंड ग्रेनेड डाला और वो बंकर भी बर्बाद हो गया। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान के जो दूसरे जो पोजीशन में बैठे थे उन्होंने इनको देख लिया, इसके फायर की, ये जख्मी हो गए और वहीं पर वो शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने के साथ एमएमजी बर्बाद होने के साथ, और जैसे मैंने वो बंकर बर्बाद किया था, ये देखते हुए पाकिस्तान ने विड्रॉ करना शुरू किया। लेकिन हमने उनके ऊपर हमला कर दिया और ये हाथ से हाथ की लड़ाई थी, जिसे क्लोज कम्बैट बोलते हैं, और 1 घंटे तक ये चली। और इसके बाद पाकिस्तान में कैजुअलिटी हुई, हमारी कैजुअलिटी थी, और हमारे 50 जवान जख्मी हो गए थे इस लड़ाई के अंदर। लेकिन पाकिस्तान वहां से जो पकड़े गए 10 आदमी वो हमारे साथ थे, बाकी जख्मी और बाकी भाग गए। और गंगा सागर रेलवे स्टेशन हमने सवेरे 6 बजे 4 तारीख को पकड़ लिया। इसके बाद चारों तरफ से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 4 को पाकिस्तान डिक्लेयर हो गई थी वॉर, और हम भी आगे एडवांस करते गए। रास्ते में मेघना रिवर को पार किया, लोकल बोट के ऊपर, वहां पर भी
टुंगी एला था, वहाँ लड़ाई हुई, कुछ हमारा एक कैप्टन साहब जख्मी हुए, हमारे और भी जवान जख्मी हुए, डेथ हुई। अभी ये 13-14 तारीख को हमने टुंगी को कैप्चर किया था, जो कि मेघना रिवर के वेस्ट की तरफ था और हमारी एडवांस को फौज को रोक रहा था। अभी 15 तारीख शाम को तब तक भारतीय फौज काफी ढाका के अंदर आ चुकी थी और काफी उन्होंने पाकिस्तानी कैजुअल्टी की और एरिया को कैप्चर किया था। तो हमें मौका मिला था 15 तारीख शाम को आप जाएंगे और ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करेंगे। तो मेरी 14 गार्ड थी, वो हम आगे बढ़े। मैं सीनियर कंपनी कमांडर था, मैं लीड कर रहा था। मुझे बोला गया कि आप ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करेंगे, बाकी डिप्लॉय हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी या रीइंफोर्स चाहिए हम आपके साथ रहेंगे। तो बाकी डिप्लॉय हो गई थी और थोड़ी सी उन्होंने में मूवमेंट बाएं तरफ से कर दी। जब हमने 15 तारीख रात को उस ढाका एयरपोर्ट पर हमला किया, तब तक पाकिस्तानी काफी नाजुक हो चुके थे। शायद उनको सरेंडर का भी पता होगा, हैवी कैजुअल्टी का ही पता होगा, और चारों तरफ से भारत की फौज बढ़ रही थी। तो वहां पर बहुत हल्की रेजिस्टेंस जो है, रुकावट हमको मिली। लेकिन उसके अंदर भी जो हमने फायर किया, उसके अंदर हमने 3 पाकिस्तानियों को मारा, एक को कैप्चर किया, बाकी जो है चले गए। और सवेरे 6 बजे 16 दिसंबर तक हमने एयरपोर्ट को कर लिया और तब भारतीय फौज भी वहां पर आ चुकी थी। अभी 4 बजे शाम को 16 तारीख पाकिस्तान फौज ने भारतीय फौज और बांग्लादेश फौज के अपने सरेंडर कर दिया था। जब ये सरेंडर हो गया तो बांग्लादेश के लोग भी बाहर आए आजादी समझ के। अभी क्योंकि आजादी हो गई थी तो सोमवार 17 तारीख को वीआईपी ने आना था, क्योंकि लोगों को मिलने के लिए। तो मुझे हुक्म मिला कि आप जो है वीआईपी की सिक्योरिटी करेंगे, ढाका की सिक्योर करेंगे कि लोग ना आए और तंग ना करें, सेफ्टी रहे। अब इसी तरह सवेरे 9 बजे 17 तारीख को मेरा सीओ कर्नल वीएन चन्ना थे, उन्होंने मुझे आवाज मारी, अशोक। मैं गया, उनके पास एक मुक्ति वाहिनी जोधा जो कि शेख मुजीबुर रहमान के एड थे, उनके साथ काम कर चुके थे, वो उन्होंने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली, जिसमें शेख हसीना भी थी, उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे थे, वो पाकिस्तानी कैद में है, वो उनको किसी वक्त भी मार देंगे। उन्होंने एक दिन पहले भी उनको मारने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो उसको में कामयाब नहीं हुए। लेकिन मेरे सीओ ने सोचा अब तो सरेंडर हो चुका है, अभी वो शायद सख्ती है वो नहीं होगी। उन्होंने बड़े उसको आराम से लिया और मुझे बोला कि आप इस गाइड के साथ, इस मुक्ति योद्धा के साथ जाइए और देखिए और उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। उनका घर धनमंडी में था। तो मैंने भी 2 जवान लिए सिर्फ, क्यों मैंने भी सोचा कि सरेंडर हो चुका है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। उस गाइड के साथ 2 के साथ मैं गाड़ी में चला गया। जब उस घर से धनमंडी में तकरीबन 100 गज दूर था तो वहां पर काफी भीड़ थी। उसमें बीबीसी के मीडिया, इंडियन मीडिया, बांग्लादेश मीडिया, लोकल रिपोर्टर, लोकल आदमी और मुक्ति वाहिनी के लोग काफी थे। उन्होंने मुझे रोक लिया, कहने लगे आप आगे मत जाइए। मैंने कहा क्या? कहते क्यों, अभी कुछ देर पहले वो जो पाकिस्तानी है उन्हें दिखाया घर दिखाई देता था, उसके वो बंकर थे, एक ऊपर बंकर था जिसमें मैं देख सकता था कि 3 जवान हैं, एक बाहर है और उसमें LMG जैसा हथियार लगा हुआ है। एक गेट के पास बंकर है, उसमें भी सेंट्री है, उसके पास भी राइफल है। वो 2 पीछे बंकर और थे, वहां पर भी हरकत दिखाई देती थी। तो साथ ही उन्होंने बताया कि आपसे पहले एक लेडी डॉक्टर जो रिपोर्टर थे वो इनको मिलने गई, तो उन्होंने इसके ऊपर फायर किया और इनकी कार को दिखाया साफ थी, जिसमें गोलियां लगी हुई थी और उनकी डेड बॉडी कार के अंदर थी। अभी क्योंकि इससे पहले मैं भारतीय फौज की जो पहली कमांडो बटालियन मैंने उसमें सर्विस की हुई थी और 2nd पैरा
की जो स्पेशल फोर्स है उसमें भी की थी। और शायद बचपन में मेरा नाम, मेरे जो पिताजी फौज में थे, सेक्युलर वार में लड़ाई लड़ी थी, वो चाहते थे मुझे फौज में जाऊं, उन्होंने मेरा नाम भी फौजी बेटा रखा था। और एक फौज की ड्यूटी थी कि अपने कर्तव्य करना, जो घर के अंदर है उनको बचाना। ये सब चीजों का कुछ ऐसा जज्बात था जिसने मुझे ये हिम्मत दी कि आप जो है इनको सरेंडर कराइए पाकिस्तानियों को, अपने गट्स और विट से, अपनी हिम्मत से और अपनी बुद्धि के साथ इनको साइकोलॉजिकली इनको जीतिए आप, और इनको सरेंडर कराइए, और जो फैमिली है बचे। जब ये सोच के मैंने इरादा कर लिया तो मैंने अपना हथियार जो है, 2 जवान थे उनको दे दिया। मैं बिना हथियार के आगे बढ़ा। मुझे लोगों ने रोका, लेकिन मैंने अपने अंदर एक इरादा कर लिया था अपनी ड्यूटी को निभाने का। जब मैं आगे आया, उस डेड बॉडी और कार के पास खड़ा, तो मैंने उनसे बोला कोई है? कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैंने इंग्लिश में बोला इज देयर एनीबॉडी? कोई जवाब नहीं था। क्योंकि मैं आस्ता आस्ता चला। जब घर के गेट के पास पहुंचा, घर ज्यादा बड़ा नहीं था, जैसे कोई 200 गज का प्लॉट, सिंगल स्टोरी, 3 बेडरूम का था। और जो बंकर था वो गेट के ऊपर था एक, और जो ऊपर बंकर LMG लगी हुई थी वो और मेरे अंदर शायद 20 या 25 गज का फर्क होगा। गेट के बाहर था मैंने उनको बोला कि मैं भारतीय फौज का आदमी आपके सामने आया हूं, आपको बताने के लिए कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया, आप भी सरेंडर कर दो। अभी जब मैंने ये बोला, उन्होंने पहले बोला कि आप पीछे हट जाओ, हम गोली मारेंगे, मार देंगे आपको। मैं खड़ा रहा, मैंने यही रिपीट किया दोबारा। उन्होंने जितनी भी पंजाबी में गालियां हो सकती थी उन्होंने दी, हर तरह की गोली, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत एक बहुत डरपोक कौम है, और भी जो मैं इसमें नहीं कहना चाहता। अभी मैं उनको समझा रहा था तो अभी एक भारतीय हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा। जब हेलीकॉप्टर को देखा, मैंने इशारा किया, वो देखिए भारतीय का हेलीकॉप्टर। कभी आपने भारतीय हेलीकॉप्टर को ढाका के ऊपर उड़ते हुए देखा है? मैं आपके सामने यूनिफॉर्म में बिना हथियार के खड़ा हूं, इसका मतलब मैं ढाका क्या है। तो ये चीज आपको बताने के लिए कि भारत, ढाका के अंदर भारतीय फौज आ चुकी है और आपकी फौज सड़ रही है। वो इसको सुनने को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा वो नरम हो गए बातचीत में, जो शक्ति शुरू में थी वो कम हो गई। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बात का असर इन पे पड़ रहा है, वो समझ इसलिए। ये मेरी बात 20-25 मिनट तक चली। अभी फिर भी वो नहीं माने, मुझे बोले आप चले जाओ, गोली चलाएंगे। उन्होंने गोली चलाई मेरे ऊपर से, जो पीपल थे, लोग देख रहे थे, उनके ऊपर। बाकियों को लोडेड करने का हुक्म दे दिया अपने हथियार, और मुझे बोला कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो एक गोली अभी हम आपको मार देंगे, सारे मारेंगे और आप बच नहीं सकते। मैं वहां खड़ा रहा, जो मेरा इरादा था उनको सरेंडर कराने का, जज्बात थे, मेरी ड्यूटी थी। मैंने बोला आप मुझे मार दीजिए, एक आदमी को मारेंगे, आप इधर 10 से 12 आदमी हैं, भारतीय फौज आएगी, मुक्तिवानी आएगी, वो आप सबको मार देगी, और आपकी डेड बॉडी का क्या होगा ये आपको मालूम नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम फौजी हैं, मौत से नहीं डरते, कहीं और उन्होंने ऊंचा नीचे बोला। मैंने कहा आप इस चीज को समझिए, आप इतने दिन से, महीनों से यहां लड़ रहे हैं, आपकी फैमिली पाकिस्तान में आपका इंतजार कर रही है, और अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आप वहां नहीं जा सकते। उन्होंने बोला हमारी फैमिली को मालूम है कि हम आएंगे यहां को सबको बर्बाद करके। मैंने कहा, रिपीट किया से, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा
और बढ़ा दिया। मैंने कहा जब आके आपको मारा जाएगा, आपको मालूम नहीं कि डेड बॉडी का क्या होगा। आपकी फैमिली और आपके बच्चे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी डेड बॉडी को भी नहीं देख सकते। तो आप उस चीज को सोचिए कि ये हालात जो है आपके हो चुके सरेंडर। कोई आपको फौज की मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है अपनी पाकिस्तानी से, भारतीय या लोकल जो है वो आपको छतों पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कभी आपने पहले देखे? वो और थोड़े से नरम हो गए, मुझे बोलते हैं कि हम अपने कमांडरों को फोन करेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है। अभी इसी तरह जब बात चल रही थी तो मैंने गेट का दरवाजा खोला, गेट खोल के मैं अंदर आ गया। जब मैं अंदर आया, जो गेट पे सेंट्री था उसकी राइफल का बैलेट जो एक चाकू से लगता है राइफल के आगे, वो मेरी बॉडी को उसने टच करा दिया और वो कांप रहा था, क्योंकि उसने शायद भारतीय फौज का अफसर या जवान इतना नजदीक से नहीं देखा। और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था, तो मैंने बड़े आराम से बिना कोई दिखाए उस राइफल को थोड़ा सा बॉडी से अलग कर दिया, ये सोच करके जो हाथ कांप रहे हैं तो हो सकता है गलती से ट्राइगर जो है घोड़ा उसका दब जाए। जब ये बात हो रही थी उससे कि मैं अपने कमांडर से बात करना चाहता हूं, तो घर के अंदर खिड़की से, जो घर सामने ही था तकरीबन 15 गज के ऊपर 20 के, बोले अंदर से आवाज आई। उसमें शेख मुजीबुर की पत्नी, जिनको बंगा माता बोलते हैं, शेख हसीना, उनके ब्रदर सिस्टर, तो उन्होंने बोला इन लोगों, ये बहुत जुल्मी है, इन लोगों के इतबार मत करो, ये कभी भी गोली चला सकते हैं, किसी को मार देंगे, आप कोई विश्वास मत करिए। और ये मुझे भरोसा था भी मेरे दिमाग में। तो मैंने बोला आपका जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसकी टेलीफोन लाइन काट गई है, उन दोनों टेलीफोन लाइन भी होते थे, और जो बची लाइनें हैं उसको लड़ाई के अंदर बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है आपके अफसरों ने सरेंडर कर दिया, आप किसी से बात नहीं कर सकते, और जितना आप लेट करेंगे आपके लिए उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। वो काफी देर तक चुप रहे। मैं सेंट्री की पोस्ट जो राइफल थी उसको पीछे किया, सामने जो बंगो माता और शेख हसीना जी थी उनसे मैंने इशारा से किया कि ठीक है, लेकिन मैंने नजर जो है अपनी जो पाकिस्तानी कमांडर था उसके ऊपर रखी कि कहीं नजर होने से वो कोई सोच ना बदल जाए। तो जो एक साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस होता है जो उनके ऊपर में रूप डाला हुआ है, वो ना कहीं टूट जाए। मैंने उनको रिपीट कराया कि देखिए, मैं फौज का आर्मी अफसर आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर सरेंडर कर देंगे तो आपको मैं सही सलामत आपके हेडक्वार्टर पहुंचा दूंगा, जहां आप वहां से पाकिस्तान जा सकते हैं। वो चुप रहे, मतलब ये वो थोड़े से बहुत ही सोच में पड़ गए। मैंने इसको दोबारा रिपीट किया थोड़ा जोर के साथ, डोमिनेशन के साथ, कि अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे, ये फौजी अफसर जो यूनिफॉर्म के अंदर आपको प्रॉमिस करता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको सही सलामत मैं आपके हेडक्वार्टर पहुंचा दूंगा, और जहां से आप अपने घर पाकिस्तान जा सकते हैं और फैमिली को मिल सकते हैं, बच्चों को मिल सकते हैं। एक सेकेंड का सोच हुआ, उसने बोला ठीक है, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे मालूम था जो हथियार हैं वो सब लोडेड हैं, भरे हुए हैं, उन पे मैगजीनें लगी हुई हैं, और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता। तो मैंने बोला आप अपने हथियार यहाँ छोड़ दीजिए और आप नीचे आ जाओ। वो हथियार के नीचे आए, और जो मेरे जवान थे उनको बुलाया गाड़ी में, मैंने उनको बोला इनके हेडक्वार्टर छोड़िए। अभी मैं घर में गया, सामने मैंने दरवाजा खोला तो सबसे पहले शेख मुजीबुर की पत्नी बंगो माता ने मुझे गले लगा लिया और बोला कि
खुदा ने आपको हमें बचाने के लिए भेजा है। आप मेरे बेटे समान हैं। साथ ही शेख हसीना जी थी, उनकी सिस्टर थी, उनका भाई था, जी थी। इतनी देर में एक मिस्टर खोखा, जो कि शेख मुजीब के कजन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं और उनके एड भी रह चुके हैं, तो वो बांग्लादेश का झंडा लेके आए। वो उन्होंने शेख हसीना जी को दिया। शेख हसीना जी ने वो झंडा बांग्लादेश का मुझे दिया, बोला कि आप हमारे घर के ऊपर ये बांग्लादेश का झंडा लगाएं और पाकिस्तान का झंडा हटा दें। मैं ऊपर गया, मैंने पाकिस्तान का झंडा उड़ाया और नीचे फेंक दिया, और बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है उसको मैंने लगाया। जहाँ तक हिस्ट्री बोलती है, बांग्लादेश जानती है और मैं जानता हूँ कि मैं शायद पहला आदमी था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी का झंडा उनके घर के ऊपर लगाया। और जो पाकिस्तान झंडा फेंका था उसके ऊपर शेख हसीना जी ने, उनकी बंग माता ने उन्हें पाँव रखा और बोला जॉय बांग्ला, और बाकी लोग भी आगे थे और सब ने जॉय बांग्ला बोला। और मुझे बोला गया कि आप यहाँ रहेंगे थोड़ा सा। एक चीज मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर जो ये कार्रवाई की उसका फौज में किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। फौज मेरे सीओ ने जो बोला उसको भी नहीं पता था। ये दिन को जो ये जो मीडिया थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया या उन्होंने जब दोपहर के अंदर, दिन के अंदर जब ये टीवी रेडियो में आया तब उनको पता लगा ऐसी कार्रवाई। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग सक्सीड लेट सक्सेस वाली बात, सब ने जो है उसको बोला कि हाँ हमारा जो है ये प्लान था उनको आजाद कराने का। और 3 दिन के बाद जो बंगो माता है उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास दोबारा, और उन्होंने मुझे एक घड़ी रिस्ट वॉच, टी-शर्ट रिस्ट वॉच गिफ्ट में दी। एक प्यार, इज्जत, अफेक्शन जो बोलिए उसके अंदर। अभी क्या हुआ, कुछ 2-4 दिन के बाद हुक्म मिला मेरी फौज को, मेरी पलटन को, 14 गार्ड को, कि आप ढाका और बांग्लादेश जाके वापस इंडिया जाएंगे। जो भारतीय फौज विड्रॉ करनी शुरू हो गई थी, लेकिन मेजर अशोक तारा ढाका में रहेंगे, क्योंकि शेख मुजीब जो पाकिस्तान में थे कैद, उनको पता लगा कि मेजर अशोक तारा ने उनकी फैमिली को बचाया है और वो मेजर अशोक तारा को मिलना चाहते हैं। तो मैं वहां पर रहा, मैं बांग्लादेश के बहुत लोगों को मिला, उनसे मेरी बात हुई, रिलीजियस लोग मिला, पॉलिटिकल मिला, जो स्टूडेंट थे शास्त्र उनको मिला, वो जो फैमिलियां सफ़र की थी जो ट्रस्ट उनके साथ भी गया। अब 10 जनवरी 72 में शेख मुजीब रहमान बांग्लादेश यानी ढाका में आए, और 12 जनवरी 72 में उन्होंने मुझे अपने उस घर में बुलाया और हमने उनके साथ ब्रेकफास्ट खाया और बातचीत की। मैं एक चीज यहां बता देना चाहता हूं, शायद जो अभी हरकत बांग्लादेश में हुई है वो भी एक कारण हो सकता है, क्यों बंगबंधु ने बांग्लादेश को गणतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की। उससे पहले वो मिलिट्री रूल था या इस्लामिक डोमिनेटिंग हुआ था, और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश किसी भी हालत में डेमोक्रेटेड हो या बांग्ला लैंग्वेज उसके अंदर डोमिनेट हो। इसलिए जब वो आए उन्होंने मेरे से बात की, बातों के अंदर एक महसूस हुआ, उन्होंने एक बार भी जो जुल्म उन्होंने या उनकी फैमिली या जान पहचान ली किया उनके बारे में बात की। बोला मेरे बांग्लादेशी वासी जिस हालात से गुजरे, जिस जुल्मों से गुजरे, आदमी गुजरे, नारियां बनी, बच्चे गुजरे, वो इसकी बांग्लादेश की इकॉनमी और जो इसकी एक शान है, प्राइड है, मैं उसको कैसे वापस ला सकता। तो इस तरह के वो लीडर थे जो कि बांग्लादेशी के लीडर थे। इसीलिए लगता है कि जब 5 साल 15 अगस्त 1975 में 4 साल के बाद उसका मिलिट्री रूल
पाकिस्तान के साथ मिलके या दूसरों के साथ मिलके उन्होंने असैसिनेशन करा दिया था। और जिन्हें शेख मिसिज जो शेख थी शेख हसीना और उनकी बहन रियाना उस टाइम पर बांग्लादेश में नहीं थी, वो 2-3 दिन पहले ही बाहर शायद अमेरिका या बच्चों के पास चले गए थे। अभी मिलिट्री रूल रहा भारत को सब जानते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान वो कभी नहीं भूला उस जख्म को, और वो हमेशा बांग्लादेश को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इस चीज को है, इसीलिए पूरे ऑपरेशन को एक छोटा ऑपरेशन ये शेख हसीना को हटाने का नहीं है, ये क्योंकि शेख हसीना कोई दूसरा भी आ सकता था, लेकिन ये ऑपरेशन था, ये जुल्म थे, ये सब कुछ किए विद्यार्थियों के बहाना लेकर, उसका बैकग्राउंड लेकर, जो बांग्लादेश में गणतंत्र राज है उसको खत्म करने के लिए। क्यों? शेख हसीना जी ने उस हालात से गुजरी हैं, लिबरेशन वार, उससे पहले भी, उसके बाद भी, जैसे पिता का हुआ, उनको देखा कि इसकी जो आज़ादी बांग्लादेश की है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं था, उसमें सब ने हिस्सा लिया, सब में जुल्म सहे, सब की जो नारियां हैं उनकी इज्जत को इन्होंने खराब किया, उनके बच्चों को मर्डर किया। उनके अंदर एक ही था कि हम बांग्लादेशी हैं, हमें आज़ाद बांग्लादेश चाहिए। ये जो बाहर हैं उनको ये मंजूर नहीं था, जो पार्टियां एंटी नेशनल थी शुरू से ही उनको मंजूर नहीं था। उनको सपोर्ट पाकिस्तान से मिली, इस्लामिक सपोर्ट मिली, आईएसआई से मिली, और आज जो दुनिया में लड़ाई हो रही है ये चाइना और अमेरिका और दूसरी कुछ कंट्री वो नहीं चाहती थी कि ये बांग्लादेश बना रहे, स्ट्रांग बना रहे। क्यों? अगर बांग्लादेश स्ट्रांग होता है तो भारत भी उसके साथ स्ट्रांग रहेगा। अगर भारत स्ट्रांग रहता है, मजबूत होता है मिलिट्री, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जैसे आज मोदी जी ने इस हिंदुस्तान को, भारत को संभाल रखा है, इस नेतृत्व लीडरशिप के अंदर कहाँ कहाँ वो जाते हैं, उस चीज को देखते हुए कि अगर ये देश इनके नीचे रहा तो बहुत मजबूत देश हो जाएगा। इनके रिलेशन जो है भारत के और बांग्लादेश के बड़े भाई और छोटे भाई की तरह है। अभी एक इससे पहले मैं और बताऊं, इनकी जो है ये चाइना का, सबसे पहले कुछ दिन पहले शेख हसीना जी चाइना में गई थी। चाइना ने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बांग्लादेश में करने के लिए बोले थे, जिससे भारत कमजोर हो सकता था। मैं प्रोजेक्टर के बाद नहीं बोलूंगा। शेख हसीना जी ने मना कर दिया, और जो उनकी विजिट का प्रोग्राम था उससे एक दिन पहले वो बांग्लादेश आ गए। चाइना का अच्छा ही लगा, और वो प्रोजेक्ट जो है भारत को दे दिए गए थे। ये चीज देखते हुए, दूसरा, अभी चाइना पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट है, लड़ाइयाँ जहाँ हो रही हैं वर्ल्ड में, कहाँ चाइना इन्वॉल्व है। इससे इंपॉर्टेंट था चाइना जो है और अमेरिका दोनों साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर भारत तकड़ा रहता है, साथ बांग्लादेश है, तो वो साउथ ईस्ट एशिया को नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकती। वो चाइना, अमेरिका और जो कंट्रीज हैं वो पैसिफिक ओशन जो है उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। नीचे जो इंडियन ओशन है उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। बांग्लादेश के पास कोई आइलैंड है, उस पर चाइना या अमेरिका इन प्रॉक्सी अपने हथियार जो एडवांस है उनको लगाना चाहती है, जिससे वो साउथ ईस्ट एशिया को डोमिनेट कर सके, उस पर रोक से वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। और पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने के साथ ही भारत के ऊपर बहुत ज्यादा मिलिट्री का, इकोनॉमी का और पॉलिटिकल प्रेशर पड़ गया, क्योंकि इससे भारत का बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर मोदी जी इस देश को अच्छी तरह संभाल के रखेंगे चाहे तो। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जैसे शेख हसीना जी दिल्ली में आई, हमें शेख हसीना जी को दिल्ली में ही रखना चाहिए, और जिन्होंने इनको हटाया है, गणतंत्र को मिटाया है, उनको, हमारी जो आम बोला जाता है कि हमें नैले पे दैला करना है,
यानी कि अगर उन्होंने इनको हटाया है, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको स्ट्रेंथ देंगे, जिससे कि ये वापस प्राइम मिनिस्टर बने और बांग्लादेश की जनता जो है, क्यों ये के अंदर गणतंत्र लाए। शेख हसीना जी लीडर ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश, वो लोगों की नेता है, और वो इस्लामिक या जो अमेरिका के चाइना को इतनी मदद नहीं देती जितनी भारत को देती हैं, और भारत मजबूत रहेगा, वो मजबूत रहेंगे, तो मानी बात है कि दोनों देश जो है आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो हमें हर हालत में जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, उसको बर्बाद करना है। और कैसे, वो पॉलिटिकली या मिलिट्री भी हो सकता है कि शेख हसीना जी को भारत में ही रखा जाए और इनको हर तरह की जो है सपोर्ट की जाए, जिससे कि ये, जैसे कि शेख मुजीब मान जी के बाद इनको रखा गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उसी माफिक इस गवर्नमेंट को जो बांग्लादेश के अंदर अभी आई है, जो एंटी इंडियन, एंटी भारतीय जो आई है, उसको जो है हमें दबाना है। और शेख हसीना जी और इनकी जो गणतंत्र का विचार है, हम दोनों के देशों के अंदर जो गणतंत्र है उसको मजबूत बनाना है। जैसा कि आपने अभी अपनी बातों में बताया शेख हसीना जी के बारे में कि उनको दिल्ली में रखना चाहिए, तो इस वक्त वो गाजियाबाद में है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी उनसे बात हुई अभी फिलहाल में, क्योंकि 2017 में जब वो इंडिया आई थी तो आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, तो क्या अभी भी आप उनके कांटेक्ट में हैं? देखिए, जब वो पहली दफा बांग्लादेश जाना था, जो प्रेसिडेंट बनी थी भारत के अंदर ही, जब उनका इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये बोला था, वो मेरे पास है ये, कि हमें जो है जो मार्टियर्स को सबको किया, हमें भारत की फौज के जो मेजर चौकतारा हैं, उन्होंने मुझे, मेरी माता को, मेरी बहन को, भाई को, बच्चे को बचाया था। जी। बांग्लादेश को आज़ादी 16 दिसंबर को मिली थी, हमें आज़ादी 17 दिसंबर को मिली थी। उसके बाद जब दोबारा आए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने मुझे मिलना चाहा, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं था, दिल्ली से बाहर था, मैं नहीं मिल सका। फिर उसके बाद जब आई, तो जब भी वो आते हैं वो मुझे हमेशा बुलाते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। और जो पीछे 2017 में आए थे भारत के और बांग्लादेश, जो मार्टियर्स थे, उनकी फैमिली को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी में थे, तो मुझे स्पेशल बुलाया गया था कि आप जो है आप आएंगे। और मैंने बोला मैं वाइफ के साथ आऊँगा, मेरी वाइफ आभा तारा के साथ, क्योंकि उनको नाम लिखना होता है, तो मैं अपनी वाइफ आभा तारा के साथ वहाँ सैम मानेकशॉ हॉल दिल्ली वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ आर्मी के सीनियर अफसर थे, बाकी बहुत लोग वहाँ 1000-1500 ज़्यादा मानेकशॉ हॉल में थे, फौज के थे, रिटायर्ड भी थे, सर्विस के तीनों चीफ थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, और पॉलिटिशियन थे, राजदूत थे दूसरी कंट्रियों के। तो मुझे बुलाया गया मेरे चीफ ने, और जब ये शेख मुजीब अभी हाल में नहीं आई थी अंदर, और मोदी जी के साथ, तो उस बालकनी में पूरी फोटो लड़ाई की लगी हुई थी, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। वहाँ बुला के शेख हसीना से हम मिले, और उन्होंने मोदी से बताया, और पूरा जो फोटो लगी थी उसके बारे में उन्होंने बताया, और कैसे मैं खड़ा रहा, कैसे पाकिस्तान बोला, वो सब जो है पाकिस्तान, और उन्होंने मोदी जी को बताया। मोदी जी बहुत खुश थे। और जो बाद में जो फोटो मेरी वहाँ फोटो लगी थी, हसीना जी ने बताया, तो मोदी ने उस फोटो पर हाथ रखा, और मेरी वाइफ जो है उसके साथ, शेख हसीना के साथ वहाँ फोटो खींची गई थी। और उसके बाद अंदर आए तो शेख हसीना ने जो बात करनी थी कि जब मोदी जी ने बोला, शायद मुझे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, जो कि बहुत कम लोगों को ऐसा मिला होगा। मैं मोदी जी को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने में बोलते हुए बोला कि यहां पर कर्नल अशोक तारा हैं, जिन्होंने लड़ाई के दौरान फौज का और जो भी कानून है उसको देखते हुए शेख हसीना जी और उनकी फैमिली को बचाया। और उसके बाद जी
हाई कमीशन ऑफिस में भी बुलाया गया, वहाँ पर भी मैं उनसे मिला, मेरी बातचीत हुई। वो खास कर मेरी पत्नी आबा से वो ज़्यादा खुल के बात करती हैं, वो उनको भाभी बोलती थी और मुझे उन्होंने भाई बना रखा था। मेरा उनसे संबंध था। ये मिलना तो ठीक है, इसके अलावा भी जब कभी ईद हो, दिवाली है, नया साल है, तो मेरा जो उनसे मैसेज ग्रीटिंग्स आता रहता था, और या उनके हाई कमीशन के थ्रू कोई लेटर वो आ जाता था। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मार्च इस साल एक बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम है टाइगर्स डोंट ब्लिंक, और उसके राइट ऑथर हैं अंशुमन टंडन। वो भी दिल्ली में रहते हैं, काफी बड़ी पोस्ट के अंदर इंटरनेशनल कंपनी में है। उन्होंने लिखी, और उसका इनॉग्रेशन भी जो बांग्लादेश का हाई कमीशन उन्होंने किया था, और वाइस चीफ जो थे इंडिया एक्स रिटायर्ड वाइस चीफ, उन्होंने किया था। और वो बुक जो है मैंने हाई कमीशन के थ्रू शेख हसीना जी को भेजी थी, रिहाना जी को, और उन्होंने उसको रिसीव किया, और थ्रू हाई कमीशन के मुझे उन्होंने थैंक्स भेजा और गुड विशेस और ब्लेसिंग भी भेजी। अभी एक किताब वहाँ लिखी गई है, द ग्रेट रेस्क्यू, वो रिलीज करनी थी, थोड़ी ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो पीएमओ ऑफिस ने बोला ये खत्म होने के बाद रिलीज करेंगे, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए, वो बुक वहीं पर अभी है, लेकिन उस ऑथर से मेरा थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है, और हो सकता है मौका मिलने पर या टाइम के साथ कुछ किताब की कार्रवाई की जाए। तो अभी आपकी बात होती है हसीना जी से हुई है? देखिए ऐसा है, शेख हसीना जी से पहले कुछ 10-15 दिन पहले मैसेज ग्रीटिंग का हुआ था। अभी जिस हालत में वो आए हैं, उनको लॉट ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, और कई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अभी मेरा अगर मैं तो परमात्मा से करता हूँ उनको सेफ रखे, और भारत उनको मदद करे, और जो रिलेशन मोदी जी के उनके पहले के बने हुए दोस्ती के वो बने रहे, और हसीना जी दोबारा जो है बांग्लादेश में जाए और डेमोक्रेटिक जो गणतंत्र का राज बने भारत की तरह, और ये दोनों भारत और बांग्लादेश जो है बड़े भाई और छोटे भाई की तरह बने रहे। जी, तो आपकी अभी बात नहीं हो रही है उनसे? नहीं, बात मैंने जान की नहीं की, इसीलिए कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और दूसरा 1971 में आपने उनको बचाया था, तो अभी जैसे आपने ये बोला, आपने तो अपील की है मोदी जी से, लोगों से अपील की है, क्योंकि तो आप अपने तौर पर, अपने स्तर पर अगर आपको मदद करनी पड़े तो आप फिर से उनकी मदद करेंगे? अगर कोई भी कहीं भी किसी लफ्ज के अंदर, शब्द के अंदर मदद लिखा हुआ है, जिंदगी से मौत तक का, मैं उनके साथ हूं। छोटी मदद नहीं, जिंदगी और मौत का लिखा होगा, मैं उनके साथ हूं। ये मेरी आपके सामने और खुदा के सामने, भगवान के सामने ये वाला है, प्रॉमिस है। जैसे बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं उसको लेकर कई कंट्रोवर्सी हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया की नज़र अभी बांग्लादेश में पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर इंडिया पे कैसे पड़ेगा? एज ए मिलिट्री ऑफिसर, क्या इंडिया को अब उतर कर पहले की तरफ फिर से उनकी मदद करनी पड़ेगी, या खुद उनको, क्योंकि अभी भी तख्ता पलट हो चुका है, दूसरा जो है प्रधानमंत्री वो भी अपनी शपथ वगैरह ग्रहण कर चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो फौज है उसको बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा। क्यों कि अगर हम इसको दोबारा रिवाज और मजबूत नहीं करेंगे, बॉर्डर के अंदर उधर भी और वेस्ट के अंदर भी, अभी भारत के ऊपर काफी संकट आ गया है फौज का। इकोनॉमिकली वो अलग है, ये फौज का आ गया है दुश्मन का, फौज का खतरा फौज के ऊपर, और पॉलिटिकल प्रेशर भी आ गया है। क्योंकि अभी भारत को इस हालत में अकेले खड़ा होना है मजबूत इरादे के साथ, और मोदी जी जो एक मजबूत इरादे के नेता हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो है इस हालात को से बाहर निकलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारत की शक्ति या भारत में ताकत है,
वो इतनी कमज़ोर नहीं है जितना लोगों ने अनुमान लगाया हुआ है। इसीलिए उनको पाकिस्तान से, चाइना से, जो भी नेपाल में भी अब शायद वो ज़्यादा और हरकत करे, तिब्बत के अंदर जो अमेरिका चाइना को दबाना चाहता है, अमेरिका के अंदर वो भारत को दबाएगा, ठीक है, जैसे भारत कमज़ोर रहे, या पॉलिटिकल प्रेशर, आर्मी प्रेशर, सपोर्ट और इकोनॉमिकल, ये सब चीज़ों का इसका मोदी जी को अकेले ही। इसलिए मेरी यही सलाह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी नेता हैं किसी भी ग्रुप के, अभी उनको आपस का भेदभाव या अपने जो तरीके हैं उसको छोड़ के अभी भारत की जो सरकार है, जो भारत की आगे जो प्रॉब्लम है, उसको हम इकट्ठा होकर करें, ना कि हम छोटे छोटे ग्रुप में लड़ें इसलिए कि हम जो आज की गवर्नमेंट है, नेताजी हैं, जो मोदी जी, उनको गिराएं और हम खुद पाप रहे हैं। लेकिन अगर आप करते हैं तो आप खुद अपने घर को तोड़ रहे हैं। आपकी घर की जो यूनिटी है, जो आपकी एकता है, जो एक भारतीय फौज और भारतीय लोगों की हिम्मत जो है वो टूट जाएगी। वो आपस में लड़ेंगे। अगर आप आपस में लड़ेंगे तो बाहर के दुश्मनों के साथ, जो इतने मजबूत हो गया दुश्मन अभी, उससे आप कैसे लड़ेंगे? उसके लिए हमें अपना भेदभाव पॉलिटिकल और मिलिट्री और जो भी है उसको हमें एक तरफ रख के इस इरादे के साथ भारत को मजबूत करना है, और उसके बाद जैसा भी जनता फैसला करे आपको उस पर जाना है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपनी जो भी स्टोरी थी आपकी, आपने पूरा जो युद्ध था वो अपने शब्दों में बयां किया। मैं आशा करती हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चला होगा कि क्या कुछ उस टाइम पे हुआ था और किस बहादुरी से आप एक दूसरे देश में जाकर आपने वहाँ के प्रधानमंत्री के पूरे परिवार को बचाया। और हमारा जो, मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो देश है या बांग्लादेश जो भी कहेंगे, वो सब आप पे गर्व महसूस करते होंगे इस वक्त। तो आज हमारे साथ अशोक जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी जो भी स्टोरी है हमारे साथ शेयर की। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और मैं ज्योति कार्की, उत्तर प्रदेश टाइम्स, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।